न्यू ईयर में ऐसा लग रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच 5 साल पुरानी ग्रेट वॉल शायद अब गिरने वाली है। $750 बिलियन के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अब चाइनीज फर्म्स के लिए खुल सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्शंस अप हैं फ्रॉम 6.5% टू 7.4%, पर सेंसेक्स और निफ्टी इस ग्रोथ को मैच क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांगली पोर्ट्रे हो रही है, बट मार्केट्स रिएक्ट नहीं कर रहे। व्हाट्स द रीजन? और तीसरी और सबसे क्विक स्टोरी, 2 लाख डिलीवरी राइडर्स की स्ट्राइक ने जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट को शॉक कर दिया। क्या 10 मिनट डिलीवरी का मॉडल अब एक एवोल्यूशन देखेगा? लेट्स फाइंड आउट। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। आज हम जियोपॉलिटिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और गिग वर्कर्स राइट्स के उस इंटरसेक्शन पर हैं जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट स्टोरी। जियोपॉलिटिक्स के एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री उन रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करने के प्लान में है जो कि 2020 के गलवान क्लैश के बाद चाइनीज फर्म्स पर लगाई गई थी, एज पर अ मीडिया रिपोर्ट। लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो थे क्या। पिछले 5 सालों से अगर किसी चाइनीज फर्म को इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड करना होता था तो उन्हें एक स्पेशल कमिटी के साथ रजिस्टर करना पड़ता था और साथ ही सिक्योरिटी क्लियरेंसेस भी लेनी पड़ती थी। इस रेड टेप की वजह से चाइनीज फर्म्स को 700 टू 750 बिलियन डॉलर्स के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा था। रिस्ट्रिक्शंस लगने के तुरंत बाद चाइना की स्टेट ओन्ड CRRC को एक $260 मिलियन के ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था। लेकिन ये स्टेप अचानक क्यों? बॉर्डर पर हालात नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मिनिस्ट्रीज परेशान है। पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स डीले हो रहे हैं क्योंकि चाइनीज इक्विपमेंट का कोई भी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया को अगले 10 सालों में अपनी थर्मल कैपेसिटी 307 गीगावाट तक ले जानी है और इसके लिए चाइनीज मशीनरी क्रिटिकल है। एक बड़ा रीजन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंडियन गुड्स पर लगाए 50% प्यूनिटिव टैरिफ भी है। और अब हम देख ही रहे हैं कि कैसे वॉशिंगटन और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस फ्रेंडलियर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के पास चाइना के साथ कमर्शियल टाइज को रिवाइव करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। पीएमओ का इस पर फाइनल कॉल आना अभी तक बाकी है, लेकिन बैकग्राउंड में काम शुरू हो चुका है। अगर चाइना पर लगाए गए कर्ब्स हटा दिए जाते हैं, ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आ जाता है, तो इंडियन कंपनीज के लिए इनपुट कॉस्ट्स कम हो सकती है क्योंकि उन्हें चीपर चाइनीज टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा। बट ये एक टैक्टिकल शिफ्ट है। फिलहाल एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग खुलने से एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ेगी। शॉर्ट टर्म में इससे उन इंडियन कंपनीज को थोड़ा कंपटीशन मिल सकता है जो चाइनीज राइवल्स के एब्सेंस में मोनोपोली एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी स्टोरी में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या बूमिंग इकोनॉमी का मतलब बूमिंग स्टॉक मार्केट रिटर्न्स भी होता है? इफ यस, देन ऐसा इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? लास्ट वीक गवर्नमेंट ने FY26 के लिए 7.4 जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट की, अप फ्रॉम 6.5%, बट डिस्पाइट दैट निफ्टी 50 1% गिर गया। अब आप कहेंगे कि भाई देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एट प्ले एज वेल, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, टैरिफ्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो लेट्स जूम आउट। FY24-25 में इंडिया की जीडीपी 6.5% के हेल्दी रेट से ग्रो हुई, बट इस पीरियड में BSE सेंसेक्स केवल 5.9% बढ़ा। और हम अपना टाइम फ्रेम जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही जीडीपी ग्रोथ और स्टॉक मार्केट के बीच का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड नजर होता आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक पॉपुलर नोशन है कि जब भी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा तो इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन पीपल्स पर्सनल वेल्थ एज वेल, बट डेटा शोज अदरवाइज। डीएसपी म्यूचुअल फंड की नेत्रा रिपोर्ट ने एक आई ओपनिंग डेटा भी शेयर किया है। उन्होंने 15 कंट्रीज का 30 इयर्स का डेटा कंपेयर किया। फास्ट ग्रोअर्स जैसे कि इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया का इक्विटी रिटर्न अक्सर जीडीपी ग्रोथ से कम होता है। वहीं स्लो ग्रोअर्स जैसे कि यूएस और अदर मैच्योर्ड एंड डेवलप्ड मार्केट्स में इक्विटी रिटर्न अक्सर जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा क्यों? स्टॉक रिटर्न्स पर देश के टोटल प्रोडक्शन से ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ यानी कि EPS का इंपैक्ट होता है। जीडीपी एंड मार्केट रिटर्न्स उतने कनेक्टेड नहीं है जितना कि माना जाता है। लेट्स लुक एट द रिलायंस केस। FY11 से FY25 तक रिलायंस का प्रॉफिट 10% कैगर से बढ़ा और मार्केट कैप 12.2%, बट इस दौरान जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 6% थी।
इसका मतलब प्रॉफिट पूल्स और जीडीपी अलग अलग चीजें हैं। बस यही बात इन्वेस्टर्स को समझनी काफी ज्यादा जरूरी है। एनालिस्ट्स के हिसाब से सिर्फ जीडीपी बढ़ रहा है ये देखकर, ये बोलकर एसआईपीज या इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। मार्केट्स अब अर्निंग्स सीजन पर फोकस कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को भी यही करना चाहिए। और हाँ, आपको बिजनेस स्पेसिफिक भी बनना है। निफ्टी 50 की ईपीएस ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी से 2 टाइम्स होनी चाहिए वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए। अगर अर्निंग्स मिस होती हैं तो 7.4% जीडीपी भी आपके पोर्टफोलियो को नहीं बचा पाएगी। फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस, जो डिटरमाइन किया जा सकता है फ्यूचर कैश फ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू से, कंट्री या जीडीपी हेडलाइन से नहीं। अब चलते हैं आज की लास्ट स्टोरी की तरफ, विच कम्स फ्रॉम इंडियाज बूमिंग क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट के लिए न्यू ईयर्स ईव किसी नाइटमेयर से कम नहीं रही। 2 लाख राइडर्स ने फ्लैश स्ट्राइक जो कर दी, एंड दिस इशू इज फार फ्रॉम ओवर। पहले समझते हैं गिग वर्कर्स की डिमांड आखिर है क्या। फेयर पे, सेफ्टी और सबसे बड़ी डिमांड, स्टॉप द 10-minute डिलीवरी प्रॉमिस। नाउ लेट्स सी कि ये डिमांड्स कहां से आई हैं। प्लेटफॉर्म्स ये क्लेम करते हैं कि वो राइडर्स को क्विक डिलीवरी को लेकर प्रेशर नहीं डालते हैं, लेकिन देखा जाए तो सिस्टम ऐसा है कि डिले होने पर डिलीवरी पर्सन की रेटिंग्स गिरती हैं और पेनल्टीज भी देनी होती है। और ये सब तब जब इंडिया की कंजेस्टेड पॉट होल्ड सड़कों पर हर 3 मिनट में एक डेथ होती है। मतलब राइडर्स 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में अपनी जान को रिस्क में डालते हैं। लेकिन जोमैटो ब्लिंकिट सीईओ दीपिंदर गोयल ने इन डिमांड्स को काउंटर करते हुए एक्स पर बहुत सारे डेटा शेयर किए। उनका कहना है कि राइडर्स की एवरेज स्पीड होती है 16 किलोमीटर पर आवर, एवरेज डिस्टेंस होता है 2 किलोमीटर्स और एवरेज अर्निंग होती है 102 रुपीज पर आवर। उनका लॉजिक है कि 10 घंटे काम करने पर एक राइडर अप्रॉक्स 21,000 रुपए महीना कमा सकता है नेट ऑफ फ्यूल, which as per him is good enough for a non-skilled job. But interestingly, गोयल ने अपने इसी ट्वीट में एक और डेटा पॉइंट दिया जो उनके क्लेम्स को थोड़ा डाइल्यूट कर सकता है। As per him, सिर्फ 2.3 वर्कर्स ही साल में 250 डेज से ज्यादा काम करते हैं। बट क्यों? क्या इसका ये मतलब है कि इनमें से ज्यादातर लोग बर्नआउट की वजह से काम छोड़ देते हैं? ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट कहती है कि करंट क्विक डिलीवरी मॉडल प्री कैपिटलिस्टिक है। राइडर अपना व्हीकल लाता है, अपना पेट्रोल भराता है और प्लेटफॉर्म जब चाहे उन्हें ब्लॉक भी कर देता है। कोई जॉब सिक्योरिटी यहां पर नहीं है। पिछले 3 महीनों में जोमैटो और स्विगी के शेयर्स 20% गिर चुके हैं, जबकि निफ्टी कंपैरेटिवली स्टेबल रहा है। इन्वेस्टर्स को डर है कि अगर नए लेबर कोड्स टाइटन हो गए तो ये बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल होने से पहले ही टूट भी सकते हैं। क्विक कॉमर्स का फ्यूचर पोटेंशियल बहुत बड़ा है, ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन अनलिमिटेड सरप्लस लेबर पर टिकी हुई है। अगर इन कंपनीज ने अपने वर्कर्स के ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं किया या अगर गवर्नमेंट ने 10-minute डिलीवरीज पर सेफ्टी ऑडिट या मिनिमम वेज फिक्स कर दिया तो कंपनीज के लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आज की तीनों स्टोरीज एक बात क्लियर कर देती हैं कि 2026 सिर्फ ग्रोथ का साल नहीं है, बल्कि चॉइसेस और ट्रेड ऑफ्स का भी साल होने वाला है। चाइना के साथ कमर्शियल टाइज को रीओपन करना सिर्फ इकोनॉमिक्स रिलेटेड डिसीजन नहीं है, बल्कि एग्जीक्यूशन और नेशनल सिक्योरिटी के बीच एक डेलिकेट बैलेंस का टेस्ट है। जीडीपी हेडलाइंस पॉजिटिव होने के बावजूद मार्केट का गिरना ये याद दिलाता है कि मार्केट्स स्लोगन से नहीं, अर्निंग्स और कैश फ्लोज पर रिएक्ट करते हैं। और क्विक कॉमर्स में चर्न ये दिखाता है कि सिर्फ स्केल और स्पीड से बिजनेस नहीं चलते। जैसे जैसे इंडस्ट्री बड़ी होती जाएगी, सस्टेनेबिलिटी, वर्कर सेफ्टी और मार्जिन्स का भी टेस्ट होता जाएगा। सो टेल मी, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दीज स्टोरीज? लेट अस नो इन द कमेंट्स। और ऐसे ही रेगुलर मार्केट स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो टुमारो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.